लोग कहाँ तक देख चुके थे? श्रीलंका की कहानी, वहाँ की क्या समस्याएं हैं ये देख चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे? बेल्जियम की समझदारी की, मतलब बेल्जियम में क्या हुआ नहीं हुआ। हम दोनों की सबसे पहले समस्या देखे थे, हम लोग क्या देखे थे थोड़ा 1 मिनट में देख लेंगे, है ना। बेल्जियम में क्या था? भाषाई आधार पर बंटवारा था, और श्रीलंका में भी भाषाई आधार पर क्या था? बंटवारा था, है ना। बेल्जियम में डच बोलने वाले जो थे, पूरे बेल्जियम में डच बोलने वाले 59% थे, फ्रेंच बोलने वाले जो थे वो 40% थे, ठीक है, 40%, 59%, और जो जर्मन बोलने वाले थे, जर्मन बोलने वाले 1% लोग थे, ठीक है। लेकिन यही बात यदि हम उसकी राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो फ्रेंच बोलने वाले 80% थे, है ना, फ्रेंच बोलने वाले 80% थे, और डच बोलने वाले आपके 20%। ज़्यादा जोर से हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है, ये 20% इतना था कि नहीं था। तो उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं कि भेदभाव होने लगा, है ना। ये फ्रेंच वाले और डच वाले में दोनों, इसकी संख्या ज़्यादा रहने के बावजूद भी ये ज़्यादा अमीर थे। कौन ज़्यादा अमीर थे? फ्रेंच वाले, है ना। और उनका दबदबा बढ़ने लगा, ठीक है, और एक दूसरे में क्या होने लगा? तनाव बढ़ने लगा। तो उसके साथ क्या समाधान किया गया इसको हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन श्रीलंका में फिर हम लोग क्या देखे थे? सिंहली भाषा, है ना, सिंहली भाषा, और एक और कौन भाषा था सर? तमिल भाषा। कौन सी भाषा? तमिल भाषा। सिंहली और तमिल, सिंहली बोलने वाले 74% लोग थे, और तमिल बोलने वाले 18%। 18% में 13% जो थे श्रीलंकाई तमिल थे, और 5% जो थे वो क्या थे? भारतीय तमिल थे कि नहीं थे? ये सारा पढ़े थे, है ना। इसमें देखिए जो तमिल बोलने वाले सिंहली बोलने वाले जो लोग थे वो बौद्ध धर्म से बिलोंग्स करते थे। किससे बिलोंग्स करते थे? बौद्ध धर्म से बिलोंग्स करते थे। और जो आपका क्या बोलते थे? तमिल बोलते थे, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, हिंदू और मुसलमान दोनों लोग थे, है ना, हिंदू और कौन? मुसलमान, ठीक है, ये दोनों लोग थे। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर हुआ क्या कि सिंहली भाषा में इसकी समस्या भी देखनी है, ये तो था विविधता था, इसकी समस्या भी देखनी है। ये क्या किया कि सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, है ना, इन्होंने 1956 में, है ना। 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, 1956 में क्या कर दिया? सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। तो तमिल लोग जो है उन लोग पार्टियां बनाने लगे और आंदोलन करने लगे, और वो कहने लगे कि तमिल को क्या करो? राजभाषा घोषित करो, है ना, क्योंकि इसको कोई छूट नहीं दिया गया था, सिर्फ सिंहली को ही नौकरियां वगैरह में हर एक जगह क्या मिला था? छूट मिला था, है ना, प्राथमिकता दिया गया था, महत्व दिया गया था, है ना। तो ये सारा समस्या हम लोग देख लिए कहाँ का? श्रीलंका का। अब ये समस्या यहाँ पे ये है, इसको कैसे माने समाधान कैसे किया ये हम लोग देखेंगे, है ना। और वहाँ का फाइनली हम लोग देखेंगे कि ऐसा चलता रहा तो वो गृह युद्ध का रूप ले लिया था, और लास्ट में जाके समाप्त कब हुआ? 2009 में समाप्त, ठीक है। बाकी जो भी यदि कुछ अभी नहीं बोला हूँ, लेकिन पिछले क्लास में सारा कुछ क्या कर दिया? बता दिया कि नहीं दिया? और मुझे लगता है कि अभी भी सारा कुछ बोल दिया, है ना। यदि एक आध कोई पॉइंट छूटा होगा तो पिछले क्लास देखिए। अब आगे देखते हैं हम लोग बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में क्या सुधार किया गया? इतनी सारा भिन्नता रहने के बावजूद भी बेल्जियम में क्या सुधार किया गया इसको देखेंगे। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, है ना। श्रीलंका में जैसा हुआ उस अनुसार से यहाँ पर नहीं किया गया, यहाँ थोड़ा सा अलग था। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, है ना। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, है ना। समझिए बात को क्या है कि बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, है ना। क्या बताया गया कि देखिए यहाँ के लोग बेगानेपन ना महसूस हो, अपने आप को अलग ना महसूस करे, इस देश से अलग ना महसूस करे। इस वजह से यहाँ पर 4 बार संशोधन किया गया। 4 ने 3 रहे, 4 बार क्या किया गया? संशोधन। कब से कब तक? 1970 से 1993 तक। कितने बार संशोधन? 4। संशोधन का अर्थ होता है सुधार करना, है ना, कि जब मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसका क्या करे? सुधार करे। तो इसको 4 बार सुधार किया गया। कहां पर? बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स नहीं, ब्रुसेल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस बात के लिए किया, क्यों किया था कि यहाँ के आदमियों को क्या नहीं लगना चाहिए? बेगानापन नहीं लगना चाहिए। जैसे कि आपको श्रीलंका में देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि तमिल वाले लोग क्या समझने लगे? अपने आप को बेगानेपन समझने लगे, अपने आप को अलग समझने लगे, है ना। और फिर एक दूसरे में क्या होने लगा? लड़ाई होने लगा, ठीक है। तो एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके, इस वजह से उन्होंने ऐसा संशोधन किया। उन्होंने
इसके लिए जो व्यवस्था की बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, है ना, कोई ऐसा देश, कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा बोल रहे हैं। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। मैंने बेल्जियम में जो सुधार किया गया था ये नीचे है ना। आपको सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बताइए बेल्जियम में भाषाई आधार पे किस प्रकार की भिन्नताएं थी, है ना, और इसका निपटान किस प्रकार किया गया, है ना। तो किस प्रकार भिन्नताएं थी तो ऊपर ला लिखेंगे कि इतने ये भाषा बोलने वाले इतना प्रतिशत थे, ये भाषा बोलने वाले इतना प्रतिशत थे, ये सब लिख देंगे, है ना। उसकी राजधानी में क्या था नहीं था ये लिख देंगे। अपने निपटान कैसे किया गया तो उसका जवाब कहाँ है, ये है ना। उसका निपटान पहला पॉइंट क्या किया गया देखिए तो पहला क्या सुधार किया गया इसमें, माने संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कि जो केंद्र सरकार है उसमें डच बोलने वालों की संख्या, डच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की जो संख्या होगी वो दोनों ही क्या होगी, समान होगी, माने बराबर होगा, है ना। ये 40% था, एक 59% था कि नहीं था, फिर उसका क्या होगा, समान होगा, है ना, बराबर बराबर होगा। डच बोलने वाले का भी और किसका, पहला प्रावधान किया। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, है ना। कोई भी नियम तब बनेगा जब दोनों के और दोनों का क्या होना चाहिए, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई, दोनों के भाषा के समूह के सांसदों का बहुमत क्या हो, उसके पक्ष में रहेगा। जो नियम लगाना है वो नियम के पक्ष में रहेगा कि ये नियम हमको लगाना है। तो इस नियम में यदि दोनों भाषा के लोग सहमत हो जाएंगे, हम भी बोल दिए हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बोल दिया नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि सहमत हो गए तभी वह नियम लगेगा, अन्यथा वह नियम नहीं लगेगा। बात समझे या नहीं समझे, ऐसा था, ठीक है। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। अब एक तरफा फैसला बोलेगा नहीं हमारा ये साइड फैसला करो, ऐसा फैसला नहीं होता था, समझे कि नहीं समझे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है ना। राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है ना। केंद्र सरकार क्या बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। सुपुर्द मतलब होता है कि बांट दिया गया, क्या कर दिया गया, बांट, है ना, गई। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं। मैंने कहने का तात्पर्य कि राज्य सरकार जो है आप केंद्र सरकार जो बोलेगा वही करेगा, ऐसी कोई बात छूट दिया गया ना जी, मैंने उसका भी अपने सोचने का अधिकार है। ये ब्रुसेल्स में, अब ब्रुसेल्स स्पेशल बताया गया, देखिए हम ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है ना। ब्रुसेल्स में भी जो है अलग सरकार है और उसमें भी दोनों का प्रतिनिधित्व जो है समान है। वहां पर आप देखिए फ्रेंच बोलने वाला कितना है, और ये 20% है, डच बोलने वाला 20%, लेकिन फिर भी दोनों बराबर है, दोनों का मंत्री बराबर। अब समझिए वे ऐसा काहे बर्दाश्त किया, क्योंकि देखिए यहाँ 60% लगभग है और ये 40% है, इससे लगभग 1.5 गुना है कि नहीं, फिर भी यहाँ बराबर बर्दाश्त किया। तो यहाँ पर जो हुआ वो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना जी, बर्दाश्त किया दोनों, है ना, मिलजुल के चला तो अच्छा चला देश, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वही श्रीलंका में नहीं पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना, सिहली तो सिहली, तमिल नहीं, है ना, तो उसमें क्या है देखिए नहीं चला। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। नहीं किया, कौन बोला नहीं किया, किया था नहीं, क्योंकि केंद्र में इसको स्वीकार किया था डच वालों ने, इस वजह से इन्होंने फ्रेंच वालों ने कहां पे स्वीकार कर लिया, ब्रुसेल्स में स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया, बराबरी मंत्री रहेंगे, ये स्वीकार कर लिया। ये था हमारा कहाँ का, बेल्जियम की जिम्मेदारी। इसमें यदि बेल्जियम में क्या सुझाव दिया गया, क्या सुधार किया गया, क्या नियम लागू किया गया, उसके कुछ संक्षिप्त में कुछ कारण लिखा हुआ था, उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यदि आपका क्वेश्चन आता है तो। समझ गए बात को, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, है ना। सवाल किस प्रकार से आएगा कि बेल्जियम में सामाजिक विविधताएं किस प्रकार थी, बेल्जियम में सामाजिक विविधताएं किस प्रकार थी और उसका निपटान किस प्रकार किया गया, चाहे उसका समाधान किस प्रकार किया गया, समझे कि नहीं। तो क्या है, होली है चलेगा। देखिए 3 पॉइंट हम लोग देखें, है ना,
क्या 3 पॉइंट देंगे? चौथा पॉइंट जो है और एक दिया वहां पे बताया गया है किन के बारे में, बेल्जियम में ही। चौथा पॉइंट और एक क्या किया गया है ना, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार? सामुदायिक सरकार। यहाँ पे जिस प्रकार से भारत में है ना सर, भारत में क्या है कि एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार है कि नहीं? तो उसी प्रकार से बेल्जियम में जो था वो क्या था आपका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार में क्या होता था कि एक समुदाय के लोग, जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़का एक समुदाय अपना, तो उसमें क्या हो गया, बना लिया कुछ, जैसे एक समुदाय में अपना गठन किया गया है, उसमें कुछ भी नियम कानून बनाना है उसमें बना लिया। कोई भाषा के आधार पर है तो उसमें एक समुदाय है ना, उसमें यदि कोई भी बात यदि हुआ तो उसके लिए अपना समुदाय में काम करेगा, समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार से हमको मांग करना है कि हमारे इस समुदाय को ये चाहिए, तो उसमें पूर्ति किया जाता था, समझ गए बात को? तो इस प्रकार से वहां पे क्या थी सर, सामुदायिक सरकार थी। कहां पर? बेल्जियम में। कौन सी मतलब एक तीसरे स्तर पर यह सरकार थी। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। कौन करते थे सर? एक ही भाषा, बताया ना मैं आपको, है ना। इस समुदाय का सब भाषा का वोट नहीं दे सकते। मान ली कि हमको डच का समुदाय को चुनना है तो डच भाषा वाला ही सिर्फ क्या देगा, वोट देगा, समझे कि नहीं? इस प्रकार से सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, है ना। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सामुदायिक सरकार को क्या करते हैं? चुनते हैं, है ना। कहीं पर भी रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, डच भाषा के लोग जहां आप कहीं भी रहेंगे वहां से सामुदायिक सरकार का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा, है ना। याद रहेगा बेल्जियम की ये 4 घटना है ना। पहला चीज क्या कि दोनों में क्या दिया गया, समान मंत्रियों की संख्या दिया गया, है ना। दूसरा हम लोगों को क्या दिया गया, बताएंगे जरा आप लोग, दूसरा बताइए कि क्या, कौन सा नियम बनाया गया? दोनों, पहला था कि दोनों के मंत्री क्या थे, समान। दूसरा राज्य और केंद्र सरकार के बीच पावर का बंटवारा, हाँ, हमने उसकी शक्ति की क्या थी, बंटवारा था। तीसरा था कि ब्रुसेल्स या तो क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार, ये दोनों में ही क्या थी, ब्रुसेल्स में भी समान संख्या में मंत्रियों की संख्या थी, है ना। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार में माना गया था दोनों की समान संख्या, डच वाले मान लिए थे, इस वजह से यहाँ में फ्रेंच भाषा वाले को मानना पड़ा ब्रुसेल्स में भी, है ना। और मान गए, मानना पड़ा क्या, मान गए, ठीक है। और चौथा जो था वो क्या था कि 2 स्तर की सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार थी जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं, और वह एक स्पेशल कोई भाषा वाले चुनते थे और वो कहीं भी रहते थे तो उसका क्या करते थे, चुनाव करते थे। समझे कि नहीं समझे? ये है ना, ये सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, है ना। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है ना। कैसे फैसले लेने का अधिकार है? भाषा जैसे फैसलों पर जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है, माने इन सबको, है ना, कोई भी भाषा उस पर कोई फैसला ले सकते हैं कि क्या बढ़ावा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ का मिल सकता है किससे? ये सामुदायिक सरकार से, है ना। ये था आपका क्या बोलते हैं, वो बेल्जियम का मॉडल। आप डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेल्जियम का मॉडल प्रस्तुत करें, समझे या नहीं समझे? ऐसे तो आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, है ना, जटिल है। अब देखिए वो छोटा देश था, हम कंपैरिजन किए थे ना, हरियाणा के भी छोटा था, है ना, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उसे क्या था, आधा था, है ना, आधा था कि नहीं? तो वहां पे किया जा सकता है। अब हमारे भारत में बोलेगा सब में आधा आधा बांट दो, तो ऐसे हो सकता है? अरे इतना भाषा यहाँ पे विविधता पाया था, ई भाषा वाला बोलेगा हमरा ई दो, वो भाषा वाला बोला ई दो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर फिर अलग सिस्टम बनाया गया, वो सिस्टम यहाँ बनाया जाएगा तो बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा, समझ गए? ठीक है। तो पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है ना। लेकिन वहां सफल हुआ क्यों? छोटा देश है, समझे कि नहीं? इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, है ना। क्यों? अब देखिए उसको हेड क्या है कि अपने आप में जब रहेगा अच्छा, ठीक है, तो दूसरा आदमी भी आके चुनेगा कि नहीं अच्छा आदमी है, घर को बढ़िया चला सकता है, देश को बढ़िया चला सकता है। तो यहाँ पे क्या पूरा क्या था, पूरी राजधानी में बेस्ट था। इस वजह से जब पूरा यूरोप का, है ना, यूरोपियन जब संघ बना, है ना, संघ बना तो क्या उसको जो उसकी राजधानी जो चुना गया वो कहाँ चुना गया? ब्रुसेल्स चुना गया, क्या कि वो बेहतर था। समझे या नहीं समझे? ये था, ठीक। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताइए, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने बता सकते हैं क्या मिलती है। कि देखिए यदि समझदारी से सत्ता का बंटवारा सही तरीके से किया गया, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी, ये याद रहनी चाहिए आप लोगों को।
है ना। तो मैं बताया था कि सत्ता का यदि बंटवारा सही तरीके से हुआ, एक के ऊपर नहीं रहेगा, सभी के बीच में बटा हुआ रहेगा, तब क्या होगा सर, वो बेस्ट तरीके से चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा शासन व्यवस्था। और नहीं तो सब अपने पास, है ना, सब अपने पास रहना है ना, तो तब अच्छा से नहीं चल सकता है। कौन सी एगो खोटम कहावत हमरा याद नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का वैसे भूला भूला सा। कौन सी बोलता है, सब मोरे हमर धोगरिया भोरे, ऐसे है। हाँ, सब जोगिया मोरे हमर धोगरिया भोरे, इरंग कुछ बात था। तो सेरा माने कि यदि ऐसा रहेगा, कहने का तात्पर्य है कि सबको, किन्हीं को कुछ, सब मरने दीजिए, हमरे खाली क्या होगा, हमरे नियम कानून चलेगा। तो वैसे में बढ़िया से शासन व्यवस्था नहीं चल सकता है, सबको बांटो तभी हो सकता है। जोगिया था रे, ज़्यादा कम से कम 9 डायलॉग बोल दिया नहीं, है ना। तो ये था वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है अब आगे टॉपिक से, कि अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की जो साझेदारी जरूरी है वो क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। कितने तर्क दिए जा सकते हैं, 2 तरह के तर्क, है ना। क्यों जरूरी, यहाँ से पता चल गया। अब वो पीछे जो पढ़े उससे हमने कुछ बता सकते हैं क्यों जरूरी है। विविधताओं को क्या किया जा सके, कम किया जा, कम नहीं किया, माने विविधताओं को संतुलन में रखा जा सके, है ना, ऐसे लड़ाई झगड़ा कम हो। चलिए, पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है ना। विभिन्न समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक VVI, है ना। सत्ता की साझेदारी क्या है, यह क्यों जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI टॉपिक है, समझेंगे नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है ना। सामाजिक यदि टकराव रहेगा तो आगे चल के क्या होगा, हिंसा का रूप लेगा, और कैसे ले लेगा, अस्थिरता का। कैसे रूप ले लेगा सर, ये अस्थिरता का रूप ले लेता है। जैसे देखिए, 2 भाई का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2 भाई का। यदि दोस्ती से शुरू से दोस्ती टाइप का रह रहा है, तो वो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि वो दोस्त टाइप का ही रहेगा, है ना। और शुरू से कुछ टकराव रहेगा, कुछ भेदभाव रहेगा, घरे में शुरू से छोटे से लड़ रहा है ना, उससे माने माँ बाप भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ होकरा ना दियो, छोड़ दी तो कहल, तो उसे उनके ऊपर पैदा कर रहे हैं, हम उत्पन्न कर रहे हैं, क्या टकराव उत्पन्न कर रहे हैं, समझे कि नहीं। उनको दोनों को मिल बांट के कोई भी चीज़ रहेगा तो मम्मी पापा को भी बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि नहीं, जो है दोनों को दो, बराबर दो, उसको भी दो, समझे ना। तो इससे क्या होगा कि वो आगे चलकर भी सही तरीके से रहेगा। नहीं तो वैसे शुरू से टकराव बढ़ते रहेगा ना, उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, तो आगे चलकर भी जमीन जायदाद में आ जाएगा, उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको। तो हाँ, कोनो यदि ज़्यादा टकराव वकराव हुआ तो निकाल तलवरिया रे, और अब तलवार ने अब तो टायर हटा देता है ना। देखिए, तो अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता, देश की क्या अखंडता, अखंडता मैंने क्या हो गया, एक खंडता और एक अखंडता। अखंडता मैंने जो बंटवारा न हो अखंड भारत, अखंडता के लिए घातक हो सकता है। मैंने अखंडता के लिए क्या हो सकता है, घातक। यदि टकराव बढ़ते जाएगा तो अखंडता के लिए क्या हो जाएगा सर, घातक। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा संख्या में, तो सब भांजता है ज़्यादा, अरे हम लोग तो ज़्यादा हैं, हम लोग मारेंगे सब तो उलटिए जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक को दबा सकता है, अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक को क्या कर सकता है, दबा सकता है, समझ लिया। तो ऐसे मिल बांट कर रहना चाहिए, है ना। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए क्या है, ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, क्या, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की क्या है सर, आत्मा है
है ना। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ठर्रे से रहे, है ना, रहे मतलब इसी ठर्रे से रहे मतलब सब लोग इसी मिलजुल से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है, वैध सरकार वही है। वैध माने कानूनी तौर से अच्छे, लीगल जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सभी समूह को जोड़ के अच्छे से शासन व्यवस्था कर रहे हो, वही है क्या, वैध सदन। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्ति तर्क और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं, है ना। युक्ति तर्क या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है ना। यहाँ पे थोड़ा खलील की उलझन है, थोड़ा सा ये बोलते रहते हैं, है ना। सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी का क्या रूप, यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट वाइज बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से है ना। इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे आज और उसके बाद अगले क्लास में होली के बाद हम लोग देखेंगे, है ना। 2 क्लास बंद रहेगा ना, कल और परसों, ठीक, इतना ही है, यही पॉइंट है जी। ओ तो चलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं, तो वो तो मज़ा आ जाएगा, तब तो एकदम सुकून से तब होली कट जाएगा। देखिए तब तो थोड़ा सा जोर लगा के इसको ख़त्म ही कर देते, है ना। देखिए तो इसमें क्या है कि शासन में इसमें शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है या नहीं रहता है ना। शासन क्या है सर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का क्या रहता है, बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षैतिज वितरण। एक होता है क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, है ना। एक क्षैतिज और एक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, है ना। ऊर्ध्वाधर जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, फिर क्या हो गया, राज्य सरकार, फिर क्या, केंद्र सरकार। ये छोटा लेवल में है, उससे बड़ा में ये है, उससे बड़ा में ये है, माने छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, समझे कि नहीं, समझ गया कि नहीं समझ गया। और ये जो है आपको देखिए यहाँ पे क्या, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या सर, विधायिका, ठीक है। ये इसमें देखिए कार्यपालिका का अपना एक क्षेत्र है वही लेवल पे, विधायिका का वही क्षेत्र लेवल में, वही क्षेत्र में है, न्यायपालिका का वही क्षेत्र में है ना, एक जैसा। तो क्षैतिज बोलते हैं इसको, एक समान ऐसे रहेगा तो उसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, और ऐसे रहेगा उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में जब कोई बटा हुआ है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। कौन सा वितरण कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। अगला पॉइंट में भी पढ़ना है ना। और जैसे आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसको कौन सा वितरण कहते हैं, ये दोनों वितरण हमारे देश में क्या है, उपलब्ध है। ये एक उदाहरण ऐसे आपको देना है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है हमारे देश में, है ना। तो वैसे लिख देते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ये सब एक ही स्तर पर रहते हैं और अपनी अपनी शक्ति का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसे कौन सा वितरण कहा जाता है, क्षैतिज वितरण। कौन सा, क्षैतिज वितरण। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है, क्या सुनिश्चित हो जाता है, कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। असीमित उपयोग, जैसे मान लीजिए कि ऐसे बंटवारे से कि माने ये है इस क्षेत्र में तो सब हमरे हो गया, इरा नहीं, अरे तोरा जो क्षेत्र दिया गया उतने दूर तक है, तोरा जितना क्षेत्र दिया गया उतने दूर तक तुम काम कर सकता है, तोरा जितना क्षेत्र दिया गया उतने दूर तक तुम काम कर सकते। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, हर अंग दूसरे पर क्या लगाता है, अंकुश। अंकुश मैंने क्या बोलते हैं, कंट्रोल, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, कंट्रोल। हिंदी में और दूसरा शब्द में इसे कह सकते हैं नियंत्रण। क्या कह सकते हैं, नियंत्रण। उसको नियंत्रण रखता है, समझे ना। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका। ये सब हम लोग देखे थे, है ना। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। अब न्यायपालिका का कार्यपालिका नियुक्त करते हैं, लेकिन न्यायपालिका सभी पर अंकुश रखते हैं, है ना। न्यायपालिका विधायिका पर भी अंकुश रखते हैं, कार्यपालिका पर भी अंकुश रखते हैं, अपना नियंत्रण रखते हैं। माने सिंपल सी बात कहा जाए तो किसी को भी छूट नहीं दिया गया है,
सब पर एक नियंत्रण है, समझे कि नहीं। हम उसको बहाल करेंगे, नियुक्त करेंगे, वो हमको क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, हम उसको नियंत्रण करेंगे, ऐसा ही सब पर डिपेंड है। कोई अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझ सकता है, समझे, ऐसा है, ठीक है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, है ना। आपको यदि बाय द वे ऐसा पूछ दिया जाए कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना। दूसरा देखो, समझ नहीं पाया है इसमें, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, समझ के लिए को मैंने रटना है क्या इसको, ऐसे सब करता है, दिमाग उमाग है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। पूरे देश के लिए बनता है उसको संघ सरकार कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं, है ना। और फिर क्या है, क्या कहते हैं, केंद्र या संघ कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं, है ना। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, माने हर एक देश में ऐसा बंटवारा नहीं है, अलग अलग है ना। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है ना। कई देश में प्रांतीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार नहीं है। कई छोटे देश है तो वहाँ प्रांतीय सरकार कहीं रहेगा, है ना, तो ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है ना। ये सभी के बारे में पढ़ना है, सिर्फ भारत के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बेल्जियम हम लोग देखें, भाषा के आधार पर है कि नहीं है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर भी बंटवारा हो सकता है, ठीक है, उस आधार पे, ठीक है, ताकि सत्ता बढ़िया से चल सके। इस वजह से अब जैसे बहुत सारे एक देश में मान लीजिए 2 धर्म के लोग हैं, 2 ही धर्म के लोग हैं। अब 2 ही धर्म के, एक धर्म वाला खाली शासन व्यवस्था करता है, शासन व्यवस्था, और पूरा दूसरे धर्म को दबा के रखता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आधा आधा बांट दीजिए, दोनों मिलजुल के करेगा, समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार से ये व्यवस्था है। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी, ऐसा कुछ वहाँ तो खैर एकदम सैनिक तानाशाही है, वहाँ सैनिक तानाशाही चलता है, ठीक है। और ये था तीसरा। पहला क्या हो गया आपका, क्षैतिज वितरण, है ना, पहला क्या हो गया, क्षैतिज वितरण। दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े, ऊर्ध्वाधर वितरण, है ना, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या, स्थानीय सरकार। तीसरा में क्या हो, सामुदायिक, क्या हो, सामुदायिक। ये पॉइंट याद रखना, उसमें डिटेल में लिखना कि भाषा के आधार पर बदल सकते हैं, धर्म के आधार पर बदल सकते हैं, ऐसे समाज का गठन किया जा सकता है, ये है तीसरा। और चौथा जो पॉइंट है वो क्या है समझिए, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए, चुनाव का विकल्प होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि एक ही चीज़ नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे इस समुदाय से हैं तो इस समुदाय से भी 2 आदमी होना चाहिए, 1 आदमी 2 आदमी, ताकि विकल्प होना चाहिए। विकल्प है ये नहीं है तो फिर क्या होगा, जैसे चीन में आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी का देखे होंगे, पढ़े थे, वहाँ पे कोई विकल्प नहीं हुआ करता था, चुनना है तो हमरे चुनना है, नहीं तो दूसरा भी चुनेगा तो हमरा पूछ के चुनेगा। बात समझेंगे नहीं समझे, तो इस पर तो हम लोग क्या देखें कि विकल्प होने चाहिए, क्या होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए। विकल्प जब तक नहीं रहेगा तब तक ये क्या है कि एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगेगा और अपने आप घमंड में चूर हो जाएगा कि अरे कोई दूसरा को तो चुन ही नहीं सकता, हम ही तो ये है। अब मान लीजिए कि यहाँ गांडे में जैसे दूसरे मास्टर को आइए नहीं, हम ही है, चाहे दूसरा एक टीचर है कोई भी, तो कैसा रहेंगे, अरे आध घंटा आके पढ़ाएं चल गए, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ जाएगा तू, पढ़ाएंगे तो हम, नहीं पढ़ाएंगे तो कोई नहीं, सिर्फ बात हो जाएगा, है ना। कोई एक रहेंगे तब ऐसा, और बहुत सारे कंपटीशन, अरे हमने पढ़ाएंगे तो हमारे पास नहीं आएगा, हमने पढ़ाएंगे तो हमारे पास नहीं आएगा, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो विकल्प होने चाहिए। तो आज के क्या हुआ, इसमें हंसने की क्या बात है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, है ना, उस प्रकार से शासन व्यवस्था के लिए भी, है ना, शासन व्यवस्था के लिए भी क्या होना चाहिए, विकल्प होने चाहिए। आइए देखिए, विकल्प है तो और बेस्ट बनते जाता है कि नहीं बनते जाता है ना। विकल्प है ही नहीं तो फिर कैसे बनेगा। जैसे आप लोगों के अंदर भी, जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, टॉप करने में ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, अरे हम ही तो है, ये एगो आदमी पृथ्वी पर जो पढ़ते हैं, है ना, कोई दूसरा आदमी कंपटीशन में आगे आ ही नहीं सकता है, तो पढ़िएगा ढंग से, नहीं वैसे नहीं करके पढ़ गए, अरे हम तो फिर क्या है गम, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से ये हमारा विकल्प होने चाहिए, सभी अलग अलग पार्टियां होनी चाहिए। अब जैसे भारत में ही यदि खाली एक बीजेपी रह जाए, चाहे खाली एक क्या रह जाए, कांग्रेस रह जाए, तो वो घमंड में क्या हो जाएगा, चोर, कि दूसरा कोई नहीं है। इस वजह से विकल्प होना क्या है, जरूरी है। राहुल गांधी भी जरूरी है, नरेंद्र मोदी भी जरूरी है, हाँ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर, नहीं तो अकेले कोई रहेगा तो ज़्यादा भांजने लगेंगे।
यही चीज़ है, ये लास्ट पॉइंट और कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त तो होता है। और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या, कौन सा क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ऐसा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। भारत में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार है, तो उसको लिखना है। भारत में कैसे कैसे, क्षैतिज वितरण भी है ना, ऊर्ध्वाधर वितरण भी है ना, विकल्प वाला भी है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो भारत में ऐसा है। और किस प्रकार से होनी चाहिए, दैट मीन्स ये चारों पॉइंट लिख दीजिएगा तो ऐसी होनी चाहिए, है ना। कोई भी देश का पूछा तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और भारत का पूछेगा तो ये सब 3 को लिख देगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो होली के शुभ अवसर पर कुछ हो जाए, क्या हो जाए, कुछ मोटिवेशन, मैंने होली को लेकर कुछ देखते हैं क्या है। क्या है कि एक होली का शुभकामना आपको देते हुए, ठीक है। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। ठीक है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। और सभी से, किन्हीं से भी कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, है ना। प्यार मोहब्बत से पेश आइए, और वो वाला प्यार मोहब्बत नहीं, अच्छे से समझे ना। प्यार मोहब्बत से नहीं कि ककरों में सिंदूर भर लिया और ले जाके झांक दिए, है ना, तो ऐसा नहीं करना है, समझे। आराम से होली खेलिए, ठीक है। जहाँ बाकी नली उलिम जे रहा होगा उछाला जाएगा, पटका जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब होना भी चाहिए, समझे कि नहीं। क्या ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो खैर ओरिजिनल बात है, ठीक है। तो जब तक वो हो नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। लेकिन इतना भी नहीं पटकना चाहिए कि अगला दिन से उठबे नहीं करे, है ना। पटकिए तो हिसाब से पटकिए, है ना, अगला दिन से सब कुछ काम आ जाए इस प्रकार से, है ना। शर्ट गंजी बाकी जो चीज़ फाड़ना है फाड़ दीजिए, ठीक है। तो अरे पहचान चल, अच्छा कोई बात नहीं। तो क्या किया जाए, और किन्हीं जिनसे भी नफरत है ना, गले मिलिए, रंग लगाइए, अबीर लगाइए, और सब घुल मिल जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ होली के बाद फिर से बायोलॉजी के साथ, है ना। जय हिंद।